नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर। मैं वाईफाई स्टडी के जस्ट जनरल साइंस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। बच्चों, हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करी थी और हम लोगों ने वहां पर पर्टिकुलर हेमेटोलॉजी की क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअल में हेमेटोलॉजी के क्वेश्चंस, ब्लड सर्कुलेटरी की सिस्टम, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे। जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते रहेंगे वैसे वैसे चीजें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आज बच्चों जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं वो रेलवे के कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही छोटे छोटे और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार ग्रुप डी, एनटीपीसी के अंदर आते रहते हैं और बहुत ही आराम से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिनको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आओ बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, तो भाई बच्चों पहला क्वेश्चन है कि धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का क्या नाम है। अब देखो बच्चों, यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, वॉशिंग पाउडर के बारे में पूछा जा रहा है या वॉशिंग सोडा के बारे में बात की जा रही है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। एक्चुअल में मैंने ये जो कुछ क्वेश्चंस जोड़े हैं ये रेलवे में भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में एवरीडे साइंस जिसको दैनिक साइंस कहा जाता है उसमें भी ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में साइंस का महत्व नाम से जो पटवार और राजस्थान के सिलेबस के अंदर है उनमें यही चीजें पूछी जाती है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली होती है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में, तो देखो भाई अब इसमें देख लेते हैं इन सब के सूत्र क्या क्या होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यह है Na2CO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम बात करें सोडियम बाइक्लोराइड कार्बोनेट के बारे में, तो ये होता है खाने का सोडा। कौन सा सोडा होता है बच्चों? ये होता है खाने का सोडा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें NaOH के बारे में, तो बेटा ये है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा से बनाई जाती है साबुन। अगर हम बात करें Na2CO3 के बारे में, इसको कहेंगे वॉशिंग सोडा, इसको धावन सोडा भी कहते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, धोने का सोडा मतलब होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड है जिसका उपयोग आप नमक के रूप में करते हैं। ये साधारण नमक है। कौन सा नमक है बच्चों? साधारण नमक कहलाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसीलिए आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अगर हम बात करें विटामिन सी के रासायनिक नाम के बारे में, तो रेटिनॉल विटामिन ए होता है। ठीक है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी होता है, टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। तो बचा कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? विटामिन सी होगा। तो यहां पर एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसका आंसर होगा। थर्ड वन, रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? नीचे से लेके चलते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स होता है। अगर हम बात करें विटामिन सी के बारे में, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। अगर हम बात करें रिकेट्स के बारे में, तो इनमें क्या होता है? अस्थियों में विकृता उत्पन्न होती है। अस्थि में विकृता उत्पन्न होती है। अगर हम बात करें स्कर्वी के बारे में, तो
तो स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी होता है मसूड़ों से रक्त आना। तो मसूड़ों से रक्त आना स्कर्वी रोग कहलाता है। अगर हम बात करें विटामिन बी के बारे में, तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी बेरी जो डिजीज है बेसिकली उसमें क्या होता है? भूख ना लगना तथा मुंह में छाले होना। ठीक है बच्चों, विटामिन ए बचा, तो विटामिन ए की कमी से होगा रतौंधी। रतौंधी का मतलब होता है रात्रि में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है बच्चों, विटामिन ए की कमी जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो डिजीज होती है वो होती है जीरोफ्लेथीमिया। यहां पर एक और डिजीज होगी जिसको कहेंगे जीरोफ्लेथीमिया। अगर आप बात करें जीरोफ्लेथीमिया के बारे में, तो जीरोफ्लेथीमिया क्या होता है बच्चों? इसमें कॉर्निया सूख जाती है। कॉर्निया का शुष्क या कठोर होना। कैसे? अगर आप बात करें सिंपल आईज के बारे में, ये आपके आंख का इंटरनल सरफेस है, यहां पर लेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये भाग कॉर्निया। आप देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो आने के बाद में इस लेंस पर पहुंचेगी। जब इस लेंस पर पहुंचेगी तो यहां पर आपका रेटिना होगा, जहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा, जहां आपकी इमेज बनेगी। इनको आपस में यहां पर जो लेंस होता है ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, प्रकाश की किरणों को जो है वो सिकोड़ देता है और सिकोड़ने की वजह से आपके इस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बन जाता है। अब आप ये बताओ, ये जो कॉर्निया वाला हिस्सा है ये है आपका ट्रांसफेमेबल है। कहने का मतलब है ट्रांसपेरेंट है, यहां से किरण आसानी से अंदर की ओर चली जाती है। अगर ये हिस्सा सूख जाएगा तो ये हिस्सा कठोर होने लग जाएगा, और जब ये हिस्सा कठोर होने लग जाएगा तो प्रकाश की किरण आंखों के अंदर नहीं पहुंच पाएगी, यहीं से टकराकर परावर्तित होकर बाहर निकल जाएगी। तो कहने का मतलब है पहले तो हो रहा था अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, और इसके टकराकर लौटने को कहेंगे रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। तो अगर लाइट आंखों तक पहुंचेगी नहीं तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर रतौंधी इसका सही आंसर है। इसके अलावा जीरोफ्लेथीमिया डिजीज भी विटामिन ए की कमी से होती है। आज के वक्त में किसी भी विटामिन की अगर कमी हो जाए तो आपको कुछ भी अलग से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल खा सकते हैं। अगर विशेषकर देखा जाए तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए आप ज्यादा से ज्यादा गाजर खाएं, या फिर हरी नहीं, लाल या पीले फल का आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपका विटामिन ए आपको आसानी से मिलता रहता है। इसके अलावा मछली यकृत के तेल से बने कैप्सूल जो होते हैं, लीवर कॉड ऑयल कैप्सूल जो होते हैं, उनमें भी विटामिन ए की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, और उसकी कमी हो जाने पर हम उस कैप्सूल का प्रयोग करके इस विटामिन ए की कमी को दूर कर सकते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? अगर हम बात करें इन सभी के बारे में, क्लोरोपिक्रिन, इस गैस को हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन में, तो ये नहीं हो सकता। मेथेन मार्श गैस होती है, इसका ये भी नहीं हो सकता। ओजोन गैस का काम पानी के शुद्धिकरण में होता है, और ये हमारी ओजोन लेयर में भी पाई जाती है। बच्चा कौन? N2O यानी लाफिंग गैस। बच्चों लाफिंग गैस का जो यूज है वो है दंत चिकित्सक के पास में। तो क्या काम करते हैं? आपके डेंटिस्ट आपको लाफिंग गैस सुंघा देते हैं और हंसते हंसते
आप दांत निकाल लेते हैं आपका। आगे बात समझ में? आप हंसते रहोगे और वो आपका दांत निकालते रहेंगे। देखिए भाई, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट का हाफ H2O के साथ में मिलना ही POP कहलाता है। क्या कहलाता है? POP कहलाता है। अगर कैल्शियम पूरा हाइड्रेट हो गया तो उसमें आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो नहीं मिलेगा। अगर डाईहाइड्रेट हो गया तो भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो तो जिप्सम का ही भाग हो गया। कैल्शियम सल्फेट तो जिप्सम ही होता है। लेकिन अगर हम हेमीहाइड्रेट कर दें यानी हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O ले लें, तब बनने वाला प्रोडक्ट POP कहलाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है मांस। विटामिन सी किसी भी, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, विटामिन सी वेजिटेरियन विटामिन है। कौन सा विटामिन है? वेजिटेरियन विटामिन है। कहने का मतलब यह है कि अब जो विटामिन है वो किसी भी मांस या मछली से प्राप्त नहीं होगा। तो मांस से प्राप्त नहीं हो सकता, दूध से प्राप्त नहीं होता, केवल ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? केवल ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। अब बात करें गाजर के बारे में। गाजर में विशेषकर विटामिन ए होता है, विटामिन सी नहीं होता। आपने कभी भी आपने कभी भी गाजर को खट्टा नहीं देखा होगा। अगर इसमें खट्टापन होता तो हम कुछ पॉसिबिलिटी के साथ कह सकते थे कि गाजर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। आंवला यहां पर सबसे बड़ा स्रोत माना जाएगा। तो विटामिन सी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आंवला है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो अगर हम बात करें विटामिन की कमी के रोगों के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो डिजीज है स्कर्वी है। विटामिन ई की कमी से बांझपन आता है, नपुंसकता आती है, बांझपन, ठीक है। इसके अलावा नपुंसक होते हैं। इसके अलावा चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हैं, क्योंकि ब्यूटी विटामिन है। कौन सा विटामिन है? ब्यूटी विटामिन है। विटामिन बी के बारे में अगर चर्चा करें और विटामिन ए के बारे में, तो देखो भाई, ए को कहते हैं रेटिनॉल, और इससे अभी हमने पढ़ा कि रोग होता है रतौंधी। बचा कौन सा? विटामिन बी। विटामिन बी बेरी डिजीज का मालिक होगा, यानी यही होगा विटामिन सी। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों? बेरी रोग को ठीक करने के लिए आपने देखा होगा बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है, जिनमें स्मेल आती है। तो बेसिकली जब हमारे मुंह में छाले पड़ते हैं और हमें भूख नहीं लगती, तो ऐसी स्थिति के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सबसे पहला विटामिन को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज तो होती है कि वसा में घुलनशील। अगर हम देखें वसा में घुलनशील के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। अगर यहां पर देखा जाए तो वसा में घुलनशील और यहां करते हैं जल में घुलनशील। ठीक है बच्चों, जो विटामिन वसा में घुलनशील होंगे शरीर से जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, और वो है विटामिन ए, डी, ई, के। इनको कहते हैं एडैक। तो विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील हैं, और विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। दोनों में फर्क है कि वसा में घुलनशील विटामिन शरीर से बाहर इतनी आसानी से नहीं निकलते, परंतु जल में घुलनशील होने के कारण ये मूत्र में या मूत्र से बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। इनमें आया हुआ एक क्वेश्चन है कि विटामिन सी, या हम ये पूछ सकते हैं निम्न में से वो कौन सा विटामिन है जो रोज हमारे शरीर से बाहर निकलता है और रोज उसकी आपूर्ति करनी होती है? तो वो है विटामिन सी, क्योंकि ये विटामिन सी आपको लाल मिर्च से प्राप्त हो जाता है।
आप हर सब्जी के अंदर लाल मिर्च खाते हैं तो आपके शरीर में रोज विटामिन सी की कमी होती है और रोज विटामिन सी आपकी बॉडी को मिलता रहता है, सुबह और शाम। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के तीनों ही है, इसीलिए आंसर होगा विटामिन ऑल, जो है इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी, मतलब दोनों, सी इसका आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी अभी बताया था, ये किसकी कमी से है? विटामिन सी। ये किसकी कमी से है? विटामिन बी। एनीमिया जो है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक है, इसके अलावा परनीसियस होता है, विटामिन B7 की कमी से होता है। तो यहां बचा क्या? रतौंधी। तो ये किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? अगर हम बात करें रेटिनॉल के बारे में, ये होता है विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, टेकोफेरोल होता है विटामिन ई। तो बचा कौन? थाइमिन। तो ये हो गया विटामिन बी। आगे बात समझ में? तो आंसर होगा क्या? विटामिन बी, थाइमिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ बच्चों, क्या होगा? रेटिनॉल होगा। ठीक है। इसके बाद बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कौन सा है? अभी अभी हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट, धावन सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर होता है। तो कौन सा हुआ? सोडियम बाई कार्बोनेट। अभी अभी क्वेश्चन किया था, इसीलिए डिटेलिंग की जरूरत ही नहीं है और चीजें यहां पर हो जाएंगी। बिना बुझा चूना, एक ऐसा सवाल जो सबकी नाक में दम करता है और रोज के रोज परेशान करता है ना, कि बुझा हुआ कौन सा होता है और बिना बुझा कौन सा होता है। देखो बच्चों, चूना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बिना बुझा, बिना बुझा, ये होगा CaO। जब आप इस CaO के अंदर पानी को मिला दोगे तो ऐसी स्थिति में ये बुझ जाएगा और बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो यहां पर जो चूना होगा वो बुझा हुआ चूना कहलाएगा। तो बिना बुझा CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और अगर पानी में मिला दो तो क्या होता है? ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है। साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। आपने देखा होगा घरों में पुताई के लिए यूज किया जाता है। क्या काम करते हैं? पानी के अंदर चूने को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे ही चूने को मिलाएंगे क्या होगा? बर्तन हो जाएगा गर्म। अगर ये बर्तन गर्म हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। देखो, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। एक्सोथर्मिक कहते हैं इसको। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें गर्मी, हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक कहते हैं इनको। ठीक है, दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है एंडोथर्मिक जिनमें ग्रहण की जाती है, और एक होती है एक्सोथर्मिक जिससे बाहर निकाली जाती है। हिंदी में कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं और उष्मा शेपी अभिक्रियाएं। तो एक्सोथर्मिक है तो उष्मा शेपी अभिक्रिया होगा, और यहां पर निकलने वाली गैस हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देख लो बच्चों, एक ही क्वेश्चन से आपको इतने सारे आंसर मिल गए हैं। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ कहा जाता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ड्राई आइस जो होगी हमेशा सॉलिड CO2 ही होगी, याद रखना। ठीक है, मिथेन को नहीं कह सकते, इसको तो मार्स कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस होती है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है। तो बिल्कुल सामने दिखता हुआ है कि ठोस CO2 शुष्क बर्फ कहलाता है। अशु गैस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना होता है, सोडियम सल्फेट नहीं हो सकता, कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा था नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट तो अंडे के बाहर का आवरण होता है। तो यहां पर बचा क्या? क्लोरोएसिटोफिनोन। इसको टीयर गैस में प्रयुक्त किया जाता है, यही जो है आपका टीयर गैस कहलाती है। आपने देखा होगा जब कहीं पर कोई झगड़ा होता है तो वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, जिसका काम क्या होता है? इसमें निकलती है क्लोरोएसिटोफिनोन निकलती है। इसमें कुछ मात्रा में जो है आजकल अमोनिया भी डाली जाती है, जिससे आंखों में आंसू आते हैं और भीड़ अपने घर की तरफ भाग जाती है। तो ये गैस
टीयर गैस कहलाती है। इसके बाद में स्कर्वी डिजीज किसकी कमी के कारण होता है? तो देखो भाई, इसके कारण तो क्या था? रतौंधी था। अगर हम बात करें विटामिन बी के बारे में तो कौन सा था? बेरी था। ठीक है, इसके कारण रिकेट्स था। तो बचा कौन सा? सी। तो क्या है ये? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अगर हम बात करें अंडे के बारे में तो अंडा ज्यादातर राइबोफ्लेविन देता है, यानी विटामिन B2 देता है। दूध में मैक्सिमम सारे ही विटामिन होते हैं बट डी नहीं होता। हरी सब्जी के अंदर ज्यादातर विटामिन के और विटामिन B9 पाया जाता है। तो बचा कौन सा? सनलाइट। तो ये जो सनलाइट होगी इसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी पाया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, सनलाइट हमेशा जो विटामिन डी वाली होती है या तो अर्ली मॉर्निंग की होती है या फिर लेट इवनिंग की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ऊपर छत पर या तो आप सुबह जब छत पर जाएं तब धूप कम होनी चाहिए सुबह सुबह के वक्त, या जब धूप चली जाए और हल्की हल्की धूप रह जाए तब आपको जाना चाहिए। इन दोनों ही सूरत के अंदर आपको विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन अगर आप दिन में 1:30 बजे पहुंच रहे हो जाकर और सोच रहे हो कि 1 घंटा बैठकर मैं विटामिन डी ले लूंगा, तो भैया फुक फुका कर आओगे, कभी भी आपको वहां से विटामिन डी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम बात करें नेक्स्ट, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम होता है। बायोटिन B7 का नाम होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है और फिलोक्यूविनोन विटामिन के कहलाता है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला है। किसी लिए, क्योंकि कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा था कि अगर क्वेश्चन गलत हो जाए या क्वेश्चन के 2 आंसर हैं तो क्या होंगे। तो देखो बच्चों, अगर मैं देखूं तो ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज रेलवे में पूछा गया था और विटामिन बी लिखा हुआ था, यहां पर कुछ नहीं लिखा था। आंसर पायरिडॉक्सिन और बायोटिन दोनों ही विटामिन बी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप दोनों में से कोई भी अगर आप राइट लगाओगे तो आपको प्लस वो आपका आंसर है, प्लस जो आपकी मार्किंग है वो आपको मिलेगी, नेगेटिव नहीं होगा। तो कई बार आपके एग्जामिनर से भी गलती हो जाती है। एक जैसे 2 अगर क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएं तो दोनों में से कोई भी अगर आप राइट लगाओगे तो दोनों में से एक जो है वो सही माना जाएगा। लेकिन अगर आप एस्कॉर्बिक या फिलोक्विनोन को चुनते तो वो मार्क आपका नेगेटिव हो जाता। दोनों में से अगर आप किसी को भी सही करेंगे तो वो ठीक माना जाएगा। जिप्सम का सूत्र क्या है? अगर आप देखें इसमें तो इन सभी को अगर आप देखें तो देखो इसमें सोडियम है, नहीं हो सकता। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, अंडे का बाहरी कवच संगमरमर कहलाता है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म में नहीं है। यहां अगर हम देखें तो यहां बचा क्या है आपका? CaSO4 2H2O, यानी अगर इस कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल अगर H2O के मिल जाएं तो जिप्सम बना देते हैं। और अगर इस 2 में से मॉलिक्यूल आधे हो जाएं, हाफ ऑफ H2O बन जाए, तो यही जिप्सम POP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात समझ में? तो बच्चों जिप्सम का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या H2O। नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? देखो बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो विटामिन ए से तो रतौंधी और जीरोफ्लेथीमिया जैसे डिजीज होती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, जबकि विटामिन डी की कमी से अस्थियों में स्थिरता नहीं रहती, यानी रोग होता है कौन सा? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा बचा क्या? विटामिन ई। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है और ब्यूटी विटामिन होने की वजह से इस विटामिन से चेहरे पर दाग या फिर झुर्रियां नहीं पड़ती और इसकी कमी हो जाने पर किसी मनुष्य में नपुंसकता या फिर बद्धता होती है। कहने का मतलब है औरत बांझ होंगी और पुरुष एम्प्टी हो जाएंगे। तो ये विटामिन ई होता है। अब आप बोलेंगे विटामिन ई सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो विटामिन ई के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मलाई है, दूध से बनी हुई चीजें हैं, सभी में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा होती है। एलोवेरा है, एलोवेरा में विटामिन ई की मात्रा
मात्रा होती है, मछली तेल के कैप्सूल है यानी लीवर कॉर्ड ऑयल कैप्सूल जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको इनमें जो चीजें मिल सकती हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र पूछा होता तो बात अलग होती, CaCl2 कहते थे। नाइट्रिक एसिड कैसे हो सकता है बेटा? HNO3 है। जिंक ऑक्साइड ZNO नहीं हो सकता, पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं हो सकता। क्या बचा? ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि ये विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर किसके काम आता है? ये हमारे जल के शुद्धिकरण में काम में आता है, शुद्धिकरण में काम में आता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर COCl2 होता है, इसमें होती है क्लोरीन। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल होता है ना बच्चों, स्विमिंग पूल के पानी में विरंजक चूर्ण ही मिला हुआ होता है, इसी वजह से पानी में स्मेल आती है। वो जो स्मेल होती है ना बच्चों, वो क्लोरीन की होती है। अब ज्यादा समय पर आप पानी में रहोगे तो आपकी त्वचा काली पड़ जाती है। हम बाहर निकलते हैं ना जब नहाकर, तो हाथ पर सफेद सफेद हो जाता है और त्वचा काली पड़ जाती है ना बच्चों। तो त्वचा काली पड़ने का जो कारण है ना, वो क्लोरीन गैस होती है। क्लोरीन की वजह से ही वो आपके स्किन के संपर्क में आती है और आपको थोड़ा सा क्षति पहुंचाती है और आपकी त्वचा काली हो जाती है। कई बार कुछ बच्चों के एलर्जी भी हो जाती है, बहुत सारे लोगों के। तो एलर्जी का कारण या जो भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा कौन सी है? क्लोरीन है। अब इससे फायदा क्या है? एक तो बैक्टीरिया नहीं होते, ठीक है, पानी के अंदर, और दूसरा पानी के अंदर से कोई भी बदबू नहीं आती। एक स्विमिंग पूल में कितने लोग नहाते हैं एक साथ में? कम से कम 30 से 35 लोग एक साथ कूद जाते हैं। पूरा ग्रुप आ जाए तो कभी कभी 50 कूद जाते हैं। तरह तरह की चीजें होती हैं उसके अंदर। तो इस स्थिति के अंदर आपकी जो ये CaCl2 है, आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है, वो इन सभी स्मेल को, बदबू को क्या कर लेता है? ओवरकम कर देता है। आई बात समझ में बच्चों? आगे चलते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या है? देख लो बच्चों, यहां पर सोडियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, सोडियम बाइकार्बोनेट अभी अभी पढ़ा था, नहीं हो सकता, सोडियम कार्बोनेट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl, जो आप खाते हो सोडियम क्लोराइड होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल किसका नाम होता है? विटामिन ई का नाम है। फिलोक्यूविनून के का नाम है। कैल्सीफेरोल डी का नाम है। नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। तो यहां पर फिलोक्यूविनोन विटामिन के होगा। इसका दूसरा नाम क्यूविनोन भी होता है। आगे बात समझ में? तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे एग्जामिनेशन में फिलोक्यूविनोन देते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्यूविनोन दिया जाता है। तो कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। चाहे आपसे क्यूविनोन पूछा जाए, चाहे आपसे फिलोक्यूविनोन पूछा जाए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्श गैस किसको कहा जाता है? मार्श गैस कहा जाता है इन सब में से मेथेन को, CH4, ये तो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। आपको पता होगा कि मेथेन गैस जो है वो मार्श गैस कहलाती है, और ये गैस थोड़ी खतरनाक भी है लेकिन बहुत काम की होती है। जैसे ये गहरे नाले, कुएं तथा दलदल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दलदल में पाई जाती है। अब इन सभी जगह पर पाई जाने पर क्या नुकसान होता है कि जो भी मजदूर वहां पर काम कर रहे होते हैं ना बच्चों, या तो वो मजदूर बेहोश हो जाते हैं, या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अधिक समय में काम करने पर उनकी मृत्यु भी संभव है। आपने सुना होगा धान की खेती होती है ना बच्चों, चावलों की खेती होती है। तो धान की खेती के अंदर जब महिलाएं वर्क करती हैं तो महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। महिलाओं की बेहोशी का जो कारण है वो भी यही गैस होती है, क्योंकि पानी भरा होता है वहां पर, तो वहां पर ये CH4 मेथेन बन जाती है, मार्श बन जाती है, और इसकी वजह से जो है बेहोशी का कारण भी हो जाता है। इसके अलावा गोबर गैस प्लांट हो गए, सारे मेथेन के ऊपर वर्क करते हैं। आपकी जो CNG गैस है वो भी मेथेन के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, इसके अलावा LNG गैस आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसका भी जो मुख्य घटक है वो जो आपकी मार्श गैस यानी मेथेन ही होती है। बाहरी जल का सूत्र क्या है? देखो भाई, बाहरी जल का सूत्र है
यहां पर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होगा। ठीक है, ये इसका सूत्र है, ये इसका रासायनिक नाम। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं हो सकता भाई। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या करता है, साबुन बनाता है। कौन सी, नहाने की साबुन बनाता है यार। ठीक है, नहाने की साबुन के निर्माण में काम में आता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी किस में काम में आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है H2O, कि जब आपके कान में बहुत गंदगी हो जाती है ना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देते हैं, तो जितनी गंदगी है वो सारी की सारी बाहर आ जाती है। ठीक है, सोडियम सल्फेट का भी काम जो है वो लेबोरेटरी में होता है। तो यहां पर D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो भारी जल का सूत्र होगा। देखो भाई, अगर यहां बात करते हैं भारी जल के सूत्र के बारे में, तो देखो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, DO2 नहीं है, डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। यहां पर हो गया ये आपका ड्यूटेरियम जो है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, KClO3 बिल्कुल ही अलग सीन हो गया। तो यहां पर D2O अभी अभी पढ़ा था, राइट आंसर होगा। मछली के यकृत के तेल में निम्न में से कौन से प्रोटीन की बहुलकता होती है, यहां पर पूछा गया है बहुलकता होती है। अगर ये सवाल ऐसे होता कि कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो यहां पर हम विटामिन A और विटामिन C दोनों को ठीक मानते, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम प्रेजेंस किसकी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम प्रेजेंस के बारे में, तो मैक्सिमम प्रेजेंस होगी विटामिन A की, क्योंकि विटामिन बी में मछली यकृत का यूज नहीं आता है। विटामिन C तो पूरी तरीके से वेजिटेरियन है, ये भी मछली यकृत में आता है, लेकिन बहुलकता नहीं होती है। आगे बात समझ में बच्चों, तो यहां पर विटामिन A में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है वो यकृत का तेल होगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, देखो बच्चों, विटामिन A वसा में घुलनशील है, नष्ट नहीं होगा। विटामिन E वसा में घुलनशील है, नष्ट नहीं होगा। विटामिन B6 जो है वो भी नष्ट नहीं होता, पर ज्यादा देर अगर गर्म कर देना तो ये भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जल में घुलनशील होता है इसलिए। लेकिन विटामिन C एक ऐसा विटामिन है जो सबसे जल्दी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो यहां पर जो सबसे सुटेबल आंसर होगा वो विटामिन C होगा। देखो बच्चों, कई बार आपके सामने ऐसी परिस्थिति आएंगी जिनमें आपको दोनों में से एक सुटेबल आंसर को क्लिक करना होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आंसर्स दे दिए जाते हैं, लेकिन आपको सेलेक्ट करने में सोचना पड़ता है कि कौन ज्यादा सही है। तो यहां पर विटामिन A भी सही था, विटामिन C भी सही था और विटामिन B भी सही था, लेकिन ज्यादा सही कौन है, विटामिन C है। इसीलिए इसका आंसर विटामिन C होगा। विटामिन D की कमी से होने वाला रोग एनीमिया नहीं हो सकता। तपेदिक तो वायरस बैक्टीरिया जनित रोग होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है। तो बचा कौन सा, रिकेट्स, और ये होगा किससे, विटामिन D की कमी से। एक और डिजीज होती है जिसका नाम होता है ऑस्ट्रियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रियोमलेशिया नाम है इसका। इस डिजीज के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जाने का मन करेगा, है ना बच्चों, यही कहना चाहते हो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। ऑस्ट्रियो का मतलब होता है हड्डियां, मलेशिया का मतलब होता है कमजोर होना। ठीक है, नाजुक हो जाना, टूट जाना। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश अगर इसको कहें ना तो हम इसको कहेंगे सॉफ्टनेस ऑफ बोन। तो जो आपकी हड्डी है उसकी जो मृदुता होती है, सॉफ्टनेस जो होती है, वो ऑस्टियोमेलेशिया कहलाती है। ऑस्टियोमेलेशिया हमेशा वयस्कों में होता है, एडल्ट में होता है हमेशा। ठीक है, बच्चों में नहीं होगा। और जो रिकेट्स होता है वो बच्चों में होता है। तो दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि अगर बच्चों में विटामिन D की कमी रह गई तो रिकेट्स होगा, और अगर बड़ों में हो गई तो ऑस्टियोमेलेशिया होगा। आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे अपने यहाँ पर पैदा होते हैं इंडिया में, तो क्या काम करते हैं लोग, उनको मालिश करके थोड़ी देर के लिए धूप में ले जाकर लेटाते हैं। क्यों लेटाते हैं धूप में ले जाकर, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन D जो है वो कंजर्व होता है किससे, इस सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी हड्डियां विटामिन D को स्टोरेज कर लेती हैं, और इसीलिए उनके हाथ पैर बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें ऑस्ट्रियोमेलेशिया के बारे में, इंडिया जैसी कंट्री में बहुत कम रेशियो ऐसा होता है जो ऑस्ट्रियोमेलेशिया डिजीज देखने को मिलती है, क्योंकि भगवान की दया से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतनी धूप पड़ती है
कि हम में से किसी को धूप के लिए बाहर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है जो समुद्र के किनारे बैठकर सन बात ले ले। हमारे यहां तो सन इतना भयंकर होता है कि बात लेनी पड़ जाती है। अगली बात समझ में, तो हमारे यहां तो सर्दियों में भी इतनी धूप निकलती है, इतनी भयंकर धूप निकलती है कि आप 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर ऑस्ट्रियो मलेशिया बहुत कम होता है, लेकिन अगर आउट ऑफ यानी फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात की जाए, वहां ठंड इतनी ज्यादा पड़ती है कि वहां के लोगों में, वहां के एडल्ट्स में ऑस्ट्रियो मलेशिया जैसे रोग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए वो लोग हमेशा सन बात लेने के लिए जगह जगह पर रुकते हैं। आई बात समझो बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो हमारा जो चैनल है आप उसको इसी तरीके से सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। एसएससी एग्जाम हमारा जो चैनल है वो थ्योरी के लिए हम लोगों ने यहां पर रखा है। तो आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से अपने स्टेप को खोलिए, यहां पर आप सर्च कीजिए एसएससी एग्जाम और यहां से आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसके अलावा मैं आपको यही कहूंगा कि हमारे इस लेसन को, इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लेसन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया या कुछ क्वेश्चन समझना है इनमें, तो आप उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमारे इस चैनल को, जो हमारा ये जस्ट जीएस चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें। हमारा एसएससी का जो चैनल है आप इसको भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। वीडियो को हर एक बच्चे तक पहुंचाएं, हर एक बच्चे तक हमारा वीडियो पहुंचे, सब इससे लाभान्वित हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत या परेशानी आती है, आपको कोई भी समस्या आपके इस एग्जाम में, आपके इस क्वेश्चंस में लगती है, आप उसमें दो। आपको कोई टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझको एक बार मैसेज करके बताइए, ठीक है बच्चों। तो हम कल मिलेंगे 4 से 5 यही जस्ट जनरल साइंस की क्लास के अंदर, और कुछ और अच्छे इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कल हम चर्चा करेंगे। आज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही लीनियर क्वेश्चन थे, 1 लाइनर क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया। अगली बार जब हम क्वेश्चंस लेने आएंगे तो इससे और अच्छे ग्रेड वाले क्वेश्चंस हम लोग लेकर आएंगे, जो बहुत सारे विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, नमस्ते।